नमस्कार। पीटीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। अभी फ्रेंड्स, आपको ये याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने इंडिया और चाइना के बीच के संबंधों को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने विश्व को एग्जामिन किया था कि भाई इंडिया एंड चाइना आर दे ऑन द वे टू फ्रेंडशिप। उसी इशू से अगर हम देखें कि उसी से मिलता जुलता एक अगर कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें यह था कि भाई इंडिया इकोनॉमिक फील्ड में हो सकता है कि चाइनीज़ प्रोफेशनल को अलाउ करे, वीसा, शॉर्ट टर्म वीसा प्रोवाइड करे, साथ ही चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसको अप्रूव कर दे। तो उस समय ये जस्ट एक थिंकिंग थी, और इकोनॉमिक सर्वे में भी इंडिया के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इंडिया शुड मूव इन दैट डायरेक्शन। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि शायद इंडिया गवर्नमेंट इज़ नाउ ओपनिंग अप फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। अगस्त के फर्स्ट वीक में होम मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, और जिस पे ये था कि इस पोर्टल पे आप एप्लीकेशन फाइल कर करके जो भी चाइनीज़ प्रोफेशनल्स हैं उसके एसपीडी वीसा अप्रूवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो घटना तो उस समय अगस्त में हुई। अब उसी के कुछ दिन के बाद एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी भी बनाई गई, और उस कमेटी की मीटिंग ऑलमोस्ट 6-7 वीक के इंटरवल पर होता है। तो अभी सेकेंड राउंड मीटिंग इसी कमेटी की हुई है। इंटर मिनिस्टेरियल जो पैनल है उसकी मीटिंग अभी सेकेंड राउंड मीटिंग हुई है, और उसमें करीब 7-8 जो चाइनीज़ प्रपोजल्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, उसको अप्रूव कर दिया गया है। वो सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो एक तो चाइनीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है बहुत अच्छी, लक्सशेयर, उसे इन्वेस्टमेंट का परमिशन मिल गया है। दूसरा जो माइक्रोमैक्स इंडिया की कंपनी है, तो माइक्रोमैक्स और चाइनीज़ कंपनी हुआकिन टेक्नोलॉजी, दोनों के एक जॉइंट वेंचर को भी अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा कई ताइवानीज़ कंपनी हैं जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, या उन कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोग वहाँ माने हांगकांग से इन्वेस्टमेंट उसमें, तो इस तरह के कई प्रपोजल अप्रूव हो गया है। तो इससे लगता है कि अब गवर्नमेंट की थिंकिंग, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र जो इंडिया के, उन्होंने जो सजेशन दिया था, तो लगता है कि गवर्नमेंट उस दिशा में मूव कर रही है। लेकिन इसमें कई सेफ गार्ड हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग द डोर वाइड फॉर चाइनीज़। उसमें अभी भी गवर्नमेंट ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि ये सारे जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आएंगे, तो उसमें ये देखना है कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है या टेक्नोलॉजी है वो क्रिटिकल है कि नहीं इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। दूसरा कि कोई भी चाइनीज़ दे वोंट होल्ड की एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, चाहे एमडी है या सीईओ है, सीएफओ है, ये सारे जो की पोजीशन है वो चाइनीज़ के हाथ में नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो जॉइंट वेंचर है उसमें चाइनीज़ का माइनॉरिटी स्टेक होगा। दे वोंट बी द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन एनी जॉइंट वेंचर। तो इस तरह से गवर्नमेंट का सेफ गार्ड भी है। और अब अगर हम देखें कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो एक तो सबसे है कि भाई इंडियन जो बिजनेस हाउसेस हैं उनका प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। उनका कहना है कि जब से गवर्नमेंट ने जो 2020 से जो चाइनीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, चाहे उसके वीसा पे हो या इन्वेस्टमेंट पे हो, तो उसके कारण ऑलमोस्ट 15 बिलियन का नुकसान हो चुका है, $5 बिलियन का। और साथ ही 1 लाख लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट हो सकता था वो सब गायब हो गया। तो अभी अगर आप देखें कि जो रिसेंट लोकसभा इलेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके कारण ही जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें एक रिसेंटमेंट था मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और जिसके कारण वे इंडिया अलायंस और अदर जो एंटी बीजेपी उनके वोटिंग हुई है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी कंसर्न है कि भाई इंडिया में ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए।
और इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अगर जहाँ से भी आ रहे हैं उनको माने आफ्टर ए स्क्रूटनी ये अप्रूव कर दी जाए। रिसेंटली जो IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF के गीता गोपीनाथ, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इन्हें कम से कम 50-60 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे और ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो उससे होगा क्या कि इंडिया का जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है वो काफ़ी उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक है। दूसरा है कि भाई इंडिया में जो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डी रिस्किंग की बात कर रही है, इसलिए कि पहले चाइना एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, तो लेकिन कोविड के बाद सबों को, कोविड में जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ, तो उसके बाद एक जनरल फीलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड उभर के आ गई कि नहीं, वी कैन नॉट डिपेंड इंटायरली अपॉन चाइना फॉर सप्लाई। वहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम होता है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो या नेचुरल कैलामिटीज हो, तो उसके कारण एक सप्लाई चेन जो होगा वो डिसरप्ट होगा और उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसीलिए चाइना +1 की स्ट्रेटजी बहुत सारे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर में उतनी जॉब का क्रिएशन नहीं होता है जितना कि मैन्युफैक्चरिंग में हो। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत पीछे है। यहाँ सर्विस सेक्टर काफ़ी आगे है, उसका मोर देन 45% GDP में होता है, लेकिन इसका जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है उसका तो बहुत कम है, अभी भी हार्डली आई थिंक 12-13% ही इसका कंट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर है और उसके लिए बड़ी कंपनी तो आ गई, जैसे सैमसंग है या एप्पल है और इस तरह की बहुत सारी कंपनी चाइना से तो अपना धीरे धीरे शिफ्ट करने के लिए आई। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है कि यहाँ जो कंपोनेंट सप्लायर हैं वो चाइना है, तो अभी भी वो चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट में प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ उसमें होता है कि जो वैल्यू एडिशन, लोकल वैल्यू एडिशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ इंडिया में एक लोकल जो सप्लायर चेन, वो सप्लाई चेन इस्टेब्लिश किया जाए। तो इस अगर हम इंडिया के कंपनी को प्रमोट करें एक एक कंपोनेंट्स के लिए तो दैट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि भाई ये जो चाइनीज़ कंपनी है जो पहले सप्लायर थे, जैसे अभी जो प्रपोजल अप्रूव किया गया उसमें एक लक्ष्य है, वो एप्पल का वेंडर है, तो उसे अप्रूव किया गया कि भाई यहाँ आप सेटअप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से एक फोकस अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के ऊपर है। दूसरा है कि ये लोकल सप्लाई चेन को बिल्ड करना, वो बहुत बड़ा पर्पस है। और तीसरा कि ट्रेड डिफिसिट इंडिया का अभी भी 75% इंक्रीज हुआ ट्रेड डिफिसिट में, ह्यूज ट्रेड डिफिसिट, ऑलमोस्ट $85 बिलियन का डिफिसिट है चाइना के साथ। तो यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से इक्विपमेंट, तो फिर डिफिसिट तो घटेगा क्या, जैसे जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाएगी साथ में डिफिसिट भी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए अगर जो आप कंपोनेंट या जो भी इंटरमीडिएट गुड्स आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, अगर चाइनीज़ कंपनी को यहाँ आप बनाने दो तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा, साथ ही जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करना चाहती है। अभी अगर वियतनाम को देखें तो वियतनाम भी ऑलमोस्ट इसी स्थिति में था कि उसे भी चाइना के साथ एक डिफिसिट का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी वियतनाम सरप्लस हो गया। उसका रीज़न यही है कि वियतनाम ने चाइनीज़ जो कंपनीज है या अदर जो कंपोनेंट प्रोड्यूस करने वाले हैं उन सबों को इनवाइट किया, और जिसके कारण अब देखें तो उसका जो ग्लोबल मार्केट में भी उनका एक्सपोर्ट शेयर बढ़ा है, साथ ही साथ चाइना के साथ जो डिफिसिट था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस तरह से 3-4 हम कह सकते हैं कि फैक्टर है जो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ऑलरेडी हम देखें कि भाई इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हैज़ नॉट ओपन द डोर वाइड, अभी भी वहाँ एक स्क्रूटनी के साथ ही किया जाता है। जो इंडियन इकोसिस्टम के डेवलप करने के लिए हेल्पफुल है उसे
ये किया जाता है। अगर हम, बहुत लोग इसको कहते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुआ है इंडियन पॉलिसी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम ये कह सकते हैं कि टैक्टिकल जो रिट्रीट है या टैक्टिकल रिकैलिब्रेशन है। और कोई भी पॉलिसी ऐसा हार्ड कोर नहीं होता है कि इनफ्लेक्सिबल नहीं होता है, ऑलवेज देयर शुड बी, इसलिए कि ग्राउंड रियलिटी जैसे ही चेंज होता है पॉलिसी भी अकॉर्डिंगली एडप्ट होनी चाहिए, उसमें भी चेंजेस आने चाहिए। और इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी पॉलिसी में अगर ग्राउंड रियलिटी चेंज हो रही है तो उसके अनुसार उसमें भी चेंजेस आना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये किया क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी के भी फ़ायदे में है। अगर हम इकोनॉमी के अलावे यहाँ भी अगर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी सेंसिटिव सेक्टर में नहीं है, हाईटेक सेक्टर में है, इसलिए कि वहाँ टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा है कि वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है या ईवी सेक्टर में है, इसलिए कि वहाँ भी ईवी बैटरीज़ के लिए कई टाई अप हुए हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाकी सारे एरियाज़ में, अगर वो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो या इवन डिफेंस पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। अभी भी अगर बॉर्डर के इशू पर अभी भी गवर्नमेंट का स्टैंड वही है कि जब तक बॉर्डर एरियाज़ में या पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपना सारे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अपना जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन या ये कह लें कि स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन वो बढ़ा ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले 29 जुलाई को G4 ने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तो उसमें चाइना को डायरेक्ट नेम नहीं लिया गया, लेकिन वहाँ भी ये कहा गया कि भाई सारी कंट्री को अपने रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन तो चाइना को ही था, क्योंकि चाइना से ही सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो दुखी है उन्हीं के एग्रेसिव बिहेवियर के कारण। अभी भी आप रिसेंट दिनों में देख ही रहे हैं कि साउथ चाइना सी में कैसे चाइना और फिलीपींस के बीच बार बार टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। तो एक तरफ तो क्वेड हुआ, अभी उसके बाद उसी समय उसे कुछ दिन बाद अगस्त में अभी जो 20 को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम की विजिट हुई, तो उसमें भी दोनों ही कंट्री ने ये डिसाइड किया कि भाई हम मिलिट्री कोलैबोरेशन करेंगे और कुछ स्पेशल ऑपरेशन भी, जॉइंट ऑपरेशन करेंगे, ताकि दोनों के जो बॉर्डर हो सिक्योर रहे। तो बॉर्डर सिक्योर रहे, ये इशू आता कहाँ से? ये भी चाइना के ही थ्रू आता है, क्योंकि इंडिया के जो बॉर्डर सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है वो चाइना के कारण हो रही है। अभी भी लद्दाख में अगर स्थिति टेंस है तो चाइना के कारण। अगर साउथ चाइना में इसी में देखें तो मलेशिया को किससे खतरा है? चाइना से, क्योंकि चाइना ही मलेशिया के जो एस्पेरेटली आइलैंड और भी कई आइलैंड्स है उस पर क्लेम कर रहा है। तो इस तरह से दोनों ही कंट्री ने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन की बात की है। फिर अभी रिसेंट जो यूएस के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको फिर से फर्दर स्ट्रेंथनिंग की बात हुई है। आपको पता ही होगा कि राजनाथ सिंह यूएस की विजिट पे है, वहाँ एक सोसा एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों, सोसा मीन्स सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, उसके तहत है कि जो भी एग्रीमेंट अगर साइन करता है, जैसे यूएस का इंडिया जो है वो 18th कंट्री होगा यूएस के साथ सोसा एग्रीमेंट साइन कर। इसके तहत होते कि अगर आप किसी भी स्थिति में इस एग्रीमेंट को इन्वोक कर करके प्रायोरिटी डिलीवरी ले सकते हैं अपने। अदरवाइज नॉर्मल में क्या होगा कि आपने अगर किसी भी पार्ट्स के लिए, सब सिस्टम के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया यूएस कंपनी के साथ, लेकिन हो सकता है कि आपको जो ज़रूरत हो, अगर इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस समय आप अगर डिमांड करें कि भाई हमें एसपीडी सप्लाई किया जाए, तो कंपनी ये कह सकती है कि मुझे और भी ऑर्डर मिले हुए हैं आपसे, पहले हम उससे सप्लाई करेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद ये हो रहा है कि भाई आप जैसे ही आप इस एग्रीमेंट को इन्वोक करोगे तो द कंपनी विल बी फोर्स्ड। यद्यपि ये वॉलंटरी है, ये नहीं है कि बाइंडिंग है उस कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी का वहाँ की गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें ये कंपनियाँ पहले से अपना कमिटमेंट दी हुई रहती है कि अगर स्थिति ऐसी आए
उत्पन्न हो जाए तो हम प्रायोरिटी डिलीवरी करेंगे। तो इस तरह से प्रायोरिटी डिलीवरी की बात ऑलरेडी इंडिया ने साइन किया उसके साथ। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि RDP, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। उसमें भी होता है कि भाई दोनों साइड, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या वेस्टर्न हो, तो वो अपने जो प्रोक्योरमेंट जब भी सब सिस्टम का या कंपोनेंट्स का या फुल प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट करेंगे तो उसमें जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उसे प्रायोरिटी देंगे। तो उससे इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो एक तो डिफेंस कॉपरेशन बढ़ता है, साथ में दूसरी जो कंपनी अगर US की कंपनी है वो इतना सिक्योर है कि भाई इंडिया को जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हमसे ही सोर्सिंग करेगा। तो ऑटोमेटिक है दे विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप देयर बेसेस हियर और इंटर इनटू जॉइंट वेंचर विथ इंडियन कंपनीज, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आप देखें कि पिछले 10 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 30 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और उसमें जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो US है। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं कि कैसे इंडिया और US अपने डिफेंस कॉपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है और इवन US कैसे इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसे स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि इंडिया एक मजबूत पावर के तौर पर उभर के इंडो पैसिफिक रीजन में आए और फिर चाइना जो चैलेंज है उसको टैकल करे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में तो फ्लेक्सिबिलिटी आई है और वो भी अपने हिसाब से अपने टर्म पे, और लेकिन अदर में अभी भी कोई आई नहीं। इंडिया अभी भी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जो भी चाइना के जो एग्रेसिव बिहेवियर है उससे कंसर्न है तो उसके साथ एक टाई अप और उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कर ही रहा है। दूसरा है कि अपना डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे काफ़ी ध्यान दे रहा है, यानी अपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं आर्म फोर्सेस के या उसके मॉडर्नाइजेशन पर इंडियन गवर्नमेंट में काफ़ी फोकस है। तो इवन डिप्लोमेसी में भी अगर हम देखें तो ऑलरेडी इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो एशियान हो या यूरोपियन पावर्स हो या अदर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि जो इस चाइना चैलेंज को बड़े सस्टेनेबल वे में टैकल करें। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इंडिया के पॉलिसी में ये टैक्टिकल ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कि इंडिया की पॉलिसी में एक टैक्टिकल रिकैलिब्रेशन हुआ है, ना कि स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुआ है। इसमें कोई स्ट्रेटजिक ओवरऑल नहीं हुआ। तो आगे की देखें कि ये जो आपस का रीएडजस्टमेंट है यह कैसे आगे बढ़ता है। धन्यवाद।